हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाते हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति को स्पष्ट करते हुए वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यह भारत की राजभाषा क्या है, संविधान में उसकी स्थिति है वो उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं राजभाषा होती क्या है। जिस देश में एक ही भाषा का प्रयोग होता है उस देश में वही भाषा क्या हो जाती है, राजभाषा हो जाती है। राष्ट्रभाषा व माध्यम भाषा के रूप में प्रचलित व प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान आदि देशों में फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी भाषाएं ही राजभाषा, राष्ट्रभाषा व माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, राजभाषा क्या होती है, जिस देश में जो भाषा बोली जाती है वही क्या हो जाती है, राजभाषा हो जाती है। भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या सर्वाधिक है, फिर भी उड़िया, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या है। ऐसी स्थिति के कारण ही हमारे देश में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, माध्यम भाषा संबंधी अलग अलग अवधारणाएं बनी हैं। किसी भी देश के राजकीय कार्य, सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा को उस देश की क्या बोल देते हैं, राजभाषा बोल देते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे दी गई है राजभाषा की वो देखते हैं। जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। राजभाषा में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारें अपने पत्र व्यवहार करती हैं। सरकारी आदेश व आज्ञाएं इसी भाषा में मुद्रित होती है और केंद्र एवं प्रदेशों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा के द्वारा होता है। राजभाषा सदैव देश में शासनात्मक राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता पहुंचाती है। देखो, भारत में राजभाषा की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है, देखते हैं हम। तो देखो, संवैधानिक स्थिति क्या है भारत की राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। सन 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय आजाद देश की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता महसूस की गई है। राजभाषा से पहले अंग्रेजी शासन में भारत की राजभाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। संविधान सभा की बैठक में राजभाषा के लिए अंग्रेजी भाषा के पक्षधर एन गोपाल स्वामी, नजीरुद्दीन अहमद, फ्रैंक एंथनी जैसे सदस्य उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मीकांत मैत्र, कुलाधार छालिया जैसे सदस्य संस्कृत भाषा को, सतीश चंद्र सामंत जैसे सदस्य बांग्ला भाषा को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद जैसे सदस्य हिंदुस्तानी भाषा को और सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे सदस्य हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अतः संविधान सभा की इस बैठक में पर्याप्त चर्चा हुई और राजभाषा की लिपि, अंकों के प्रयोग आदि को लेकर सदस्यों ने मतदान भी किया। ठीक है, आगे है संविधान में राजभाषा हिंदी संबंधी अनुच्छेद क्या होता है भाई, देखते हैं। संविधान में राजभाषा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। संविधान का भाग 17 पूर्ण रूप से राजभाषा को समर्पित है। इस भाग में कुल 4 अध्याय होते हैं और इन 4 अध्यायों में अनुच्छेद 343 से 351 है, जिनमें संघ की राजभाषा संबंधी स्थिति स्पष्ट की गई है। यहाँ संक्षिप्त में इनका उल्लेख किया जा रहा है, देखते हैं क्या है। भाग ये कौन सा हो गया भाई, 10, 5, 15, 16, 17, 17 भाग है ये। अध्याय फर्स्ट है। अनुच्छेद कौन सा हो गया हमारा, ये 343।
इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होती है। संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली अंकों के रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। देखो, जो संघ की राजभाषा है वो क्या है, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले जो अंक हैं उनका रूप क्या होता है, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होता है। ठीक है, खंड फर्स्ट का जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं हम। किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी। ठीक है, उसके बाद है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उक्त 15 साल की कालावधि के पश्चात क्या होता है, अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगा जैसा कि विधि में उल्लिखित हो। अतः अनुच्छेद 343 से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान लागू होने के बाद आरंभिक 15 वर्षों तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाना था और उसके बाद सभी सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में किए जाने थे। अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 343, अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 344। इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात और उसके बाद 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रीय नियुक्त करे। इस आयोग के 5 कर्तव्य होंगे। इनमें से तीन प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के बारे में सिफारिश करना। संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों के बारे में सिफारिश करना। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से परीक्षा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना। ठीक है, फिर भाग 17 अध्याय 2, इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा भाग 17 अध्याय फर्स्ट का अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। अब हम पढ़ेंगे भाग 17वां के अध्याय 2। देखते हैं, यह अध्याय प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। इसमें 3 अनुच्छेद होते हैं, 345 से 347। अनुच्छेद 345 में क्या कहता है, राज्य के राजकीय प्रयोजनों में उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक भाषाओं या हिंदी भाषा को अंगीकार करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच संचार के लिए तत्सम यानी उस समय प्राधिकृत भाषा ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होगी, परंतु जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी होगी तब उनके बीच संचार के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद 347 में किसी राज्य के पर्याप्त अनुपात में जन समुदाय की मांग पर राष्ट्रपति ऐसी भाषा को उस राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है जिस भाषा को राजभाषा बनाने की मांग की गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 17 का अध्याय 3। इसके अंदर क्या होता है, इस अध्याय में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा का प्रावधान किया गया है। इसमें 348 व 349 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 348 के अनुसार क्या होता है,
उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों, अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इन प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। आगे भाग 17वां के अध्याय 4 में क्या है, इस अध्याय में भी क्या होता है, 2 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से? 350 व 351। अनुच्छेद 350 के अनुसार किसी व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में संघ या किसी भी राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के भाग 17वां में प्रयुक्त सभी अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अनुच्छेद 343 में तो यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 से यह स्पष्ट होता है कि संविधान संघ के सरकारी कार्यों के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने तथा अंग्रेजी भाषा का कम प्रयोग करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रयोग को संघ सरकार का कर्तव्य बताया गया है। आगे है संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति के आदेश क्या हैं भाई। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के आधार पर राष्ट्रपति ने 21 मई 1952 को एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत किया है। इसी प्रकार सन 1955 में राष्ट्रपति ने एक अन्य आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को भी प्राधिकृत किया है। फर्स्ट पॉइंट है जनता के साथ पत्र व्यवहार। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है संधि पत्र और करार। थर्ड है जिन राज्यों ने हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में अपना लिया है उनके साथ पत्र व्यवहार। नेक्स्ट है अन्य देशों की सरकारों व उनके दूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार। नेक्स्ट है प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएं व संसद को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, सरकारी संकल्प तथा विधायी अनुमति। नेक्स्ट है राजनयिक तथा काउंसिल अधिकारियों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के प्रतिनिधियों को जारी किए जाने वाले औपचारिक कागजात। ठीक है, आगे क्या है, राजभाषा आयोग है 1955। ये आप एक बस स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है, मैं एक बार ऊपर से थोड़ा पढ़ा देती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड फर्स्ट के आधार पर संविधान के लागू होने के 5 साल बाद 7 जून 1953 को राष्ट्रपति के द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खेर थे जो बम्बई राज्य के क्या थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, तथा इसमें 20 अन्य प्रतिनिधि थे। इस आयोग ने जुलाई 1956 में एक विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे। कौन कौन से सुझाव थे देखते हैं। 14 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान प्रदान कराया जाए। सारे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का शिक्षण अनिवार्य किया जाए। प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए एक निश्चित अवधि में हिंदी का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर
करने का नियम बनाए जाए। भारत सरकार के संवैधानिक प्रशासन अधिक से अधिक हिंदी भाषा में प्रकाशित कराए जाएं। हिंदी के विकास एवं प्रचार की दृष्टि से सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, परंतु सरकार ने खैर आयोग के सुझावों को औपचारिक मानते हुए हिंदी के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। उस समय की गलती के दुष्परिणाम आज भी संघ की राजभाषा हिंदी को भोगने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति 1957। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 4 व 5 के अनुरूप तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1959 को इस समिति की रिपोर्ट संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत की गई। इस समिति ने सुझाव दिया कि सन 1965 तक भारत सरकार के राजकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहनी चाहिए और इस अवधि तक हिंदी गौण राजभाषा रहे। सन 1965 के बाद हिंदी प्रधान राजभाषा रहे तथा अंग्रेजी के सह राजभाषा का स्थान दिया जाए। 21 अप्रैल 1960 को इस समिति के सुझावों के आधार पर राष्ट्रपति ने संघ की राजभाषा हिंदी के संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार हिंदी के प्रयोग पर बल दिया गया, परंतु हिंदी को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। उधर राजभाषा आयोग की सिफारिशों के संबंध में दक्षिण भारत में जो विरोध उठ खड़ा हुआ था, उसे शांत करने के लिए भारत सरकार ने शिथिल नीति का पालन किया। इसी के परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम 1963 का जन्म हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 क्या क्या होती है, इसके अंदर देखते हैं। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए 15 वर्ष की काल अवधि के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। इस प्रकार इस अधिनियम से अधिनियम से 26 जनवरी 1965 से देश में 2 राजभाषाओं की स्थिति उत्पन्न होगी। अब भले ही संवैधानिक रूप से हिंदी को संघ की राजभाषा मान लिया गया है, परंतु उनके राजभाषा के सिंहासन पर अब भी अंग्रेजी भाषा ही आसीन है। राजभाषा संशोधन है जो अधिनियम 1967 तथा राजभाषा संकल्प 1968 हिंदी भाषी राज्यों को दिए गए वादों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सन 1967 में संसद ने नया राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें राजभाषा विधेयक 1965 की धारा 3 के स्थान पर नए उपबंध लागू हुए। 16 दिसंबर 1967 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित हुआ और 8 जनवरी 1968 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अधिनियम के अनुसार अब पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया। आगे है राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग। नियम 1976। इस नियम के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों अथवा 2 या अधिक राज्यों की सरकारों के बीच शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में नियम स्पष्ट किए गए हैं। पूरे देश को क, ख तथा ग क्षेत्रों में बांटा गया है। क क्षेत्र में कौन से आते हैं भाई? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों सहित दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। यहाँ हिंदी भाषी लोगों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ के शासकीय प्रयोजनों में हिंदी भाषा का प्रयोग पत्र आदि में किया जाएगा। अंग्रेजी में पत्र आदि भेजने पर उसका अनुवाद भी भेजा जाए। ठीक है, आगे है ख क्षेत्र में कौन कौन से आगे? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यों के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में होंगे, परंतु अंग्रेजी में भेजे जाने वाले पत्र का हिंदी अनुवाद भी उसके साथ भेजा जाएगा। थर्ड है
कै तथा ख क्षेत्र में आए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर से सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों को गै क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या हो सकता है, यदि केंद्र सरकार को कोई पत्र हिंदी में प्राप्त होता है तब केंद्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा हिंदी में ही उसका उत्तर दिया जाएगा, फिर भले ही वह उत्तर कै तथा ख या गै क्षेत्र में स्थित कार्यालय या व्यक्ति को दिया जाना हो। यदि आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया है या फिर उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हैं तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% कर्मचारियों ने हिंदी भाषा का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तब उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये आप देख लेना, थोड़ा ये करवा देती हूँ। वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व क्या है। आज पूरा विश्व एक गांव के समान हो गया है क्योंकि परिवहन और जनसंचार के माध्यमों ने भौगोलिक दूरियों को समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हिंदी भाषा न केवल भारत में बल्कि मॉरिशस, सूरीनाम आदि देशों में भी प्रयुक्त हो रही है। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य की विश्व में अपनी अलग पहचान है। हिंदी फिल्में आज संसार के लगभग सभी देशों में बड़े चाव से देखी जा रही है। अनेक हिंदी भाषी भारतीय ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला आदि के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत यूरोप के लगभग सभी देशों तथा सार्क के सदस्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा अब संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जनसंख्या के आधार पर हिंदी भाषा को भी कामकाज की भाषा बनाने की मांग बढ़ रही है। भारत की विशाल जनसंख्या वैश्वीकरण के इस दौर में एक बड़े बाजार के रूप में देखी जा रही है। यही कारण है कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिंदी भाषा में अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करती हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह विश्व की प्रमुख भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि के समक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों, अपने चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो ज़रूर।